वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए एक हंगामी इजलास बुलाया और वजह यही थी कि लोग सड़कों पे हैं और बिल्स हाथ में हैं उनके। हर कोई कह रहा है कि उतना कमा नहीं रहे जितना हमारे पास बिल्स आ गए हैं। तो हंगामी इजलास बुलाया गया, उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रेजेंटेशंस हुई। उनको ये तक बताया गया कि ये तो नेप्रा है जो कीमतों का तयन करता है। मतलब दिस इज़ समथिंग सो कॉमन। आई एम श्योर काकड़ साहब को ये बात पहले से ही मालूम होगी। बहरहाल कोई कंक्लूसिव एंड नहीं निकल सका, इसलिए कल दोबारा इजलास बुलाया गया है। जो थोड़ी बहुत डिटेल्स सामने आई हैं उसमें डिस्को कंपनीज़ को भी डिस्कस किया गया और इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मामलात हैं, बिजली चोरी के क्या मामलात हैं। इस सब का ताल्लुक एकदम से आवाम को रिलीफ देने से अगर हम जोड़ भी लें तो ये सब करने में कम से कम 5-6 साल लगेंगे और कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। और अगर ये सियासी जमातों का मैंडेट नहीं रहा कि वो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर चेंज करें, बिछाएं, जो लाइनें बिछानी है, जो करना है करें, तो फिर ये तो बहुत ही मुख्तसर मैंडेट वाली केयर टेकर गवर्नमेंट है। क्या ये सिर्फ आई वॉश है आवाम को हौसला देने के लिए या वाकई कुछ डूएबल है? इसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। गो के बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है बिकॉज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पेशावर में, मुल्तान में, कोयटा में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुलाजमीन हैं वो कह रहे हैं हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए क्योंकि लोगों का गुस्सा उन पे निकल रहा है। मलिक साहब देखें, एहतजाज की जो आपने बात की है बड़ा संजीदा इशू है। वो इस तरह संजीदा इशू है कि बदकिस्मती से ये एक लीडरलेस एहतजाज है। ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं, ऐसा ही है। और ये बहुत सबसे उससे बड़ी तकलीफ दे बात है। इसमें पीटीए भी शामिल है, मेरा अपना ख्याल है पाकिस्तान में एक मकबूल जमात है, पीपल्स पार्टी है, एन है ही नज़र ही कुछ नहीं आ रही। बल्कि मैं तो आज देख रहा था कि नई स्पेस ले रही है जमात इस्लामी, और उन्होंने फरमा दी, उन्होंने कहा जी हम तो 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल करने जा रहे हैं। इससे एक पॉइंट जो रेज में करना, और जो MQM आज जो उनकी मैंने सुना, मुझे ऐसे लगा वो 80s 90s वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी बगावत अब आप भूल जाएं ये, बल्कि वो लफ्ज़ था वो उनका फ़ारूक अपना सतार का कि जिस तरह आप जा रहे हैं ये फसादात होंगे, बगावत होगी, स्टेट विद इन दी स्टेट बन जाएंगी। मतलब मुझे ये लग रहा है जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि एहतजाज है, ये सिविल नाफरमानी नहीं मैं कह रहा, मगर एहतजाज का जो लीडरलेस होना है, पॉलिटिकल कंट्रोल ना होना है, ये बहुत ही ख़तरनाक साइन है, वेरी डेंजरस साइन। यू राइट राना साहब, लोगों के पास अब मेरे ख्याल है कोई और रास्ता है नहीं, और ये तो पहला महीना है और एजम्पशंस ये हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अभी मज़ीद कीमतें बढ़नी हैं बिकॉज जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ेगी हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। कहाँ जाके बंद बांधेंगे ये लोग? देखिए, जो आपने कहा कि आवाम के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा, उनके पास एक बहुत सिंपल रास्ता है कि वो जैसे 75 साल से एड़ियाँ रिगड़ते हुए मर रहे हैं, अब भी मर जाएं। आपके तो वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि अगर कोई जाता है तो क्या हुआ, आता है तो क्या हुआ, कोई मर जाता है तो क्या हुआ। वो जो मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि ज़िंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुज़र जाएं हम तो क्या, हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, एक ख्वाब है जहाँ में बिखर जाएं हम तो क्या। तो इस 24 करोड़ जो ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी अभी जो मलिक साहब ने बात की कि लीडरलेस, ये बहुत खौफनाक होता है रद्द-ए-अमल लीडरलेस। आप सोच नहीं सकती हैं, आप कहते जब बिल्ली को भी दीवार के साथ लगा दें ना तो वो फिर अपना रास्ता निकालती है। तो मॉब हो गया ना। अगर आपने कोई रास्ता ना दिया इस आवाम को, अगर आपने इन लोगों को कोई ऐसा एग्ज़िट नहीं दिया जिससे वो निकल जाएं, तो मेरी बात याद रखिएगा, श्रीलंका में तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी मलिक कहेगा कि ये तो देवदास है, हर वक्त ही रोता रहता है, मैं क्या करूं? मुझे बताएं कि मेरे पास मेरे इर्द गिर्द लाशें बिखर रही हों, लोग भूख से मर रहे हों, लोगों के पास खाने को ना रहा हो, बच्चियां घरों में बैठी हैं, उनके पास उनके जहेज नहीं रहे, बच्चे स्कूलों के घर में बैठे, उनके पास फीसें नहीं रही, तो फिर मैं क्या करूं? मैं कह लगाऊं, मैं तालियां मारूं, खुश हूं, क्या करूं? और ऊपर हुक्मरान जो बैठे हुए, आपका वजीर अरबोपति, आपका MNA अरबोपति, आपका MP है MNA पति, आपका ब्यूरोक्रेट
अरबोपति, आपके ऑफिसर्स अरबोपति, आपके जज अरबोपति, आपका हर बंदा अरबोपति, और आप भूखे बैठे हुए लोगों के ऊपर बैठ के रोज एक एयर कंडीशन कमरे के अंदर 40-50 लोगों को बिठा के, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सारी रात रोंदे रहे, मरिया कोई भी नहीं भाई। सारा दिन वजीर आजम बैठ के इजलास करते रहे और मुड़ के कहा जी कल फिर देखेंगे। यार आप में डिसीजन पावर ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि अवाम को रिलीफ कैसे मिल रहा है। आप रोज एक नवा तमाशा लगा के अखबारात की लीड बना लेते हैं, सुर्खियां बनवा लेते हैं चैनल्स की, और फिर घर जाके बैठते हैं, कहते हैं हाँ देखा हमने कौम को 24 घंटे में कैसा बेवकूफ़ बनाया। तो मैं सिर्फ एक जुमला, सॉरी मैं जुनैर साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब भी वक्त है, डुले वेरा दा ये कुछ नहीं बिगड़े, अब भी वक्त है, समझ जाएं। नहीं तो जो लोग मरते हुए अपने प्यारों को अपने हाथों से दफना रहे, ये हाथ आपके गिरेबानों और गर्दनों तक पहुंच गए ना, तो आपको कहीं बचत नहीं मिलेगी, महफूज नहीं रहेंगे आप। अच्छा, अभी भी वक्त, कहाँ से वक्त है? मुझे मैं नहीं एग्री करती आपसे राना साहब, इट्स टू लेट। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ, वाई? बिकॉज आज उन्होंने कंक्लूड कहाँ किया है, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए जाएँ। कौन सा रिलीफ? नंबर 1। नंबर 2, हंगामी इक़दामात भी किए जाएँ। कौन से हंगामी इक़दामात? आपने जिस रेट पे आपने पेट्रोल ख़रीदना है, जिस तरह आपने बिजली बनानी है, ये सारे बेसिक डिसीजन मेकिंग 90s के हुए अभी तक चले आ रहे हैं। इसके ऊपर किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बैठ के कोई रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे PTI की गवर्नमेंट में ताबिश गौहर का स्पेशली नाम याद आ रहा है कि वो तो कैबिनेट का हिस्सा थे और ख़ुद IPP के ओनर भी हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन खुद IPP के ओनर हैं एक। जब इस तरह के लोग, इनके स्टेक्स हैं गवर्नमेंट्स में, ये तो कभी भी सिस्टम चेंज नहीं होने देंगे। तो फिर कौन सी उम्मीद, और इस तरह के इक़दामात और रिलीफ देने की हदायत से क्या होगा? अच्छा, जहाँ तो PTA की कमेंट मेरे भी जहन में है, मगर मैं दूसरी बात बाद में करूँगा जो निगरान पे। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की ये मकबूल पार्टी है। पाकिस्तान को आपने पॉलिटिकली फेस ही कोई नहीं रहा। चलो मान लिया, बाकी को तो हम कहते हैं ना, जो तनकीद करते हैं, वेयर इज़ PTA? भाई पाकिस्तान का यही पॉलिटिकल इशू है ना। अब ना कोई फेस है, ना मैनेजमेंट है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं खुद वो जेल में चले गए, और लगता है पीछे ताला लगा गए, पार्टी की सांस ही रुक गई है। वो एक अपनी कहानी है। बहरहाल जो दूसरा निगरान के बारे में थोड़ा सा कमेंट करता चलूँ। आपने जो बात की, निगरान ने बिल्कुल पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, हुकूमती तारीख को फॉलो की है। वो क्या है कि आपने हर बयान देना, मगर एक फ़िक्र के साथ, एंड में गा गेगी होगा। हम अमेरिका बनेंगे, हम लाहौर को पेरिस बनाएंगे, हम दुनिया का मुकाबला करेंगे, गागेगी में होगा। और हंगामी क्या कर सकती है निगरान? मेरे हिसाब से ये कर सकती है, हंगामी तौर पे आपको मोमबत्तियाँ दे दे, आपको लालटेन दे दे, पंजाबी जी कहते हैं हथ वाले पक्के दे दे, कि ये हंगामी। अब सच क्या है? सच ये है कि आपकी 1.5 साल पहले इस मुल्क में डॉलर था 180 रुपए का, अब हो गया 320 रुपए का। सच बोलना रखा ही नहीं हमने। सवाल सिंपल है कि आपने जो बिजली बनानी है, जो गैस से बनानी है, जिस कोयले से बनानी है, जिस फर्नेस ऑयल से बनानी है, जिस डीजल से बनानी है, किससे ख़रीदना है? डॉलर में आपने ख़रीदना है। एक एस्पेक्ट तो जो चीज़ आप 180 रुपए की खरीद रहे थे 1.5 साल पहले, अब वो होगी 325 रुपए की। कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पे प्रोपोगंडा ये हो रहा है जी, टैक्स बढ़ गया। भाई आपने बगैर कुछ किए हर चीज़ डबल कर दी, क्योंकि आप अमीर लोग हैं ना। आप डॉलर में भी तेल से, मैं सऊदी अरब नहीं बनाता तेल से बिजली, UAE नहीं बनाता। ये पाकिस्तान की शान है कि हमने तेल से बिजली। पहला फ्रॉड आप ये लोगों से कर रहे हैं, क्या निगरान करेगी? ये मैं कहता हूँ ये 1000 इजलास कर लेंगे, कहाँ से करेंगे? डॉलर को सीधा कहाँ करेंगे? और अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे नए पाकिस्तान का। जो कमाल कर गई PTA की हुकूमत, मैं कहता हूँ 7 आप सलाम करें वो जवाब नहीं खत्म होता। उन्होंने स्टेट बैंक को निकाल दिया। इस वक्त लिटरली पाकिस्तान लवारस है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, थैंक टू PTA, डंडा दे के बिल पर पास करवा लिया। पता ही नहीं चला किसी को जी स्टेट बैंक को बाहर निकाल लो, क्योंकि IMF कह रहा है। IMF के हवाले कर दी फ्री मार्केट। अब आपका फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब है कि मैं कोई पता नहीं, हम प्रोग्राम करके जाएं तो 500 का डॉलर हो, कोई पता नहीं सुबह 1500 को, 1500 250। ये था जिन्होंने पाकिस्तान नया बनाना था, ये उनका काम है। जो दूसरे हैं उनकी भी कारकर्दगी आपके सामने। जो इतने बड़े बड़े फाइनेंस एडवाइजर्स कैबिनेट में बैठे हुए थे, अभी भी हैं, अभी भी जो इस वक्त की वजीर खजाना है, वो कब से चली आ रही हैं। वकार मसूद साहब को ले लें। मतलब अगर PTI की गवर्नमेंट ये करने भी जा रही थी, नोबडी एडवाइज्ड देम कि दिस इज नॉट डूएबल। मैं तो समझता हूँ, आपको बता रहा हूँ, या तो आप स्टैंड लेते, या उनमें से कोई ये सारे इशू को उस तरह डिसॉल्व करने की कोशिश नहीं करता जिस तरह आप और मैं और इसार राना साहब मैं लास्ट ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता।
मेरा अपना ख्याल है कि अगर निगरान ने सच ना बोला, ये मैं एक कॉमन सेंस से आपको बता सकता हूँ कि निगरान के ये बस का रोग नहीं है। निगरान ना डॉलर कंट्रोल कर सकते हैं, ना बिजली सस्ती कर सकते हैं। मैं लास्ट एक फिक्रा बोलता जो सारी कैलकुलेशन की है, जो सरकारी मुलाजिम को इन्होंने शोर डाला ना, वो 8 अरब रुपया बनता है टोटल पैसा, और अगले साल के लिए 2900 अरब रुपया आपने अभी कैलकुलेट कर लिया कितना, 2900 अरब सर्कुलर डेट होगा। आपका जो कर्जा होगा आईपीपीस का, वो 2900 अरब में से 8 अरब निकाल लें, क्या बनेगा? क्या बात आप कर रहे हैं? राना साहब ठीक है, गलती है, पीटीआई की भी गलती है, बट एटलीस्ट दे ट्राइड, कोशिश की थी उन्होंने आईपीपी के मसले को एड्रेस करने की। स्टेट बैंक से भी निकाल दिया, कोशिश जरूर अच्छा काम किया। चलें जरा अब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आने देना। अब उन्होंने कोशिश की, नाकाम हुई। मुसद्दिक मलिक अभी जाते जाते जिस दिन हुकूमत ख़त्म हो रही थी, एक दिन पहले कह के गए कि हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर माफियाज का कब्जा है। उससे 4 दिन पहले वो कह रहे थे हमारी तो मिट्टी की कीमत उतनी है जितनी अमेज़ॉन की और एप्पल की और सिलिकॉन वैली की है। ये जो झूठ है, झूठ का अंबार है, जाते हुए कुछ, आते हुए कुछ, और वोटर के पास जाके कुछ, ये इसने यहाँ तक पहुँचाया हमें, तो सच कौन बोलेगा फिर? एक बच्चा ने ना रात के वक्त लेट नाइट अपनी माँ से कहा कि अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कोई कहानी सुनाए। तो उसने कहा तेरा बाहर है, नवी कहानी सुनाएगा कोई। ये सारे कहानियाँ सुनाने वाले लोग हैं। नहीं, सच कौन ठीक बोलेगा? है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पीटीआई ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मैं मानता हूँ। फ्लोरिडा में जो सैलाब आया था उसमें लोग मरे थे, वो भी पीटीआई ने लेके आई थी। लेकिन ये जो ज़ेर तामीर वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब, जो जिसके लिए कह रहे थे कि इसहाक डार आएगा तो डॉलर डड्डू हो जाएगा, वो भी चले थे वहां से, तो साथ ही स्टॉक मार्केट में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था। वो उनके शुआमदा चक्कर सी, तो वो वहाँ से चले तो शुआमदा चक्कर आया, और जो ये थे ना सारी चीज़ें एकदम हो गई, वो डॉलर और ये वो डार साहब आ गए, भाई बचो 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 बचो। ठीक है, बात ये है कि मैं कहता हूँ कि पीटीआई तो बेड़ागर की है, ठीक है ना, तो तुसी की कीता है। तुमने 16 महीने के अंदर, एक छोटी सी चीज़ बताऊं, हम चाय आती है ना तो हम तीनों, आप ज़रा कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस, हम दोनों ज़रा बुढ़े हैं, तो हम कहते हैं चीनी नहीं डालनी। जो एक मज़दूर दिन में काम करता है ना, उसको 3, 4, 5 चमचे चीनी के चाहिए होते हैं, उसको एनर्जी चाहिए। आपने 16 महीने के अंदर 100 रुपये चीनी की कीमत बढ़ा दी, जो गरीब आदमी को डायरेक्ट जाता था। आटा 160-70 के ऊपर आप ले गए, ठीक है ना। मैं, आप तो कल भी आपकी मेहरबानी, आपने मुझे वो कुक ब्रेड खिलाई, वो चूम चूम के खा रहा था, हमें कहाँ नसीब होती है ऐसी चीज़। तो गरीब आदमी ने तो रोटी खानी है, ठीक है, वो मजदूरी करके आ रहा है, तो उसे तो 3, 4, 2.5, 3 रोटियां चाहिए चाहिए। अच्छा, मैं आपकी बात में ऐड कर रही हूँ, लोगों को इन्होंने रोटी, कपड़े और मकान पे ही रखा हुआ है। अच्छा, खुद कहाँ पहुँच गए? मैं अर्ज करूँ, हमारा मसला ना रोटी, कपड़ा और मकान ही है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ लानत भेजें आप सब चीज़ों पे, मुझे रोटी दे दें, मुझे कपड़ा दे दें, मुझे एक छत दे दें जिसके नीचे मैं, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, अब नए इंतखाबात होंगे 6 महीने बाद होंगे, ओ भाई उससे क्या फ़र्क आ जाएगा? ये बिल्कुल इंतखाबात ऐसे ही हैं जैसे आपने एक बदबूदार जुराबे पहनी हो, तो आप सीधे पैर वाली उतार के उल्टे पैर में पहन लें, उल्टे वाली पहन के सीधे में पहन लें। आप कहें जी हमने चेंज लिया है, रक्षे एक पासे में बड़े हो तो बाहर निकल के कहो जी तब्दील हो गई दुनिया, भाई नहीं होगी। यही अगर लोग जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अगर उन्हीं को दोबारा आपने लेके आना है, जो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार थे, वो इंग्लैंड से चलेगा, मसीहा चलेंगे और वो आके यहाँ पे ऐसे करेंगे, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्होंने करना है तो फिर पहले बेड़ा गर्क क्यों किया, पहले इन्होंने तबाही क्यों? मुझे तो कोई मसीहा चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मुझे नहीं कासिम का वो हो या ना हो। नहीं है कि हाँ, हमें तो भाई हक दो, जरूरियात पूरी होनी चाहिए। नैरा साहिबा, मैं कसम से बड़ी तकलीफ से ये बात शेयर करता हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को, अपने बच्चों को स्कूल से उठाते हुए देखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने उम्र गुजर गई लड़कियों की, जहेज नहीं हुआ, नई शादी की उन्होंने। इस मुल्क के अंदर आप कहते हैं हम पे अल्लाह रहम नहीं करता, हम अपने आप पे रहम कर रहे हैं। ये हुक्मरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अल्लाह नाराज़ हो तो क्या अलामात हैं, हदीस है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेवक्त बारिशें होंगी, सरमायादार बुखील होगा और अहमक हुक्मरान होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है अल्लाह हमसे नाराज़ हुआ है,
हमसे नाराज है बुरी तरह। इन्होंने क्लाइमेट की बात की, क्लाइमेट जस्टिस पे सेंट एंड्रयूज़ में आपको याद है एक कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो साहब गए थे, शरी रहमान साहिबा गई थी, और बहुत उसका अखबारों ने भी बहुत लीड्स उठाई और डिस्कशंस हुई कि हम कमाल अपना केस प्रेजेंट करके आए हैं, अभी तक $1 नहीं आया उसके लिए। मज़ीद सैलाब आए हुए, नो मीडिया इज़ कवरिंग इट। आप जिससे बात करें, अपने ड्राइवर से, जानने वालों से, जो दूसरे इलाकों के लोग हैं, आप बात करें, सबके घर डूबे पड़े हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हर मिजरी ये जाके इंटरनेशनली बेचते हैं, उससे अगर पैसे मिल जाएं तो अपनी जेब में डालते हैं, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं। एक तो एटीट्यूड ये है। दूसरा, दुनिया किस तरफ जा रही है। ब्रिक्स 13 साल पहले बनी थी, आपको भी पता होगा। ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, उसमें साउथ अफ्रीका है। उन्होंने आज एक्सपैंड करने का ऐलान कर दिया उसको। उन्होंने इट इज़ ओपन टू द वर्ल्ड नाउ, जो मर्जी इसको ज्वाइन करे। और ज्वाइन फौरी तौर पे जिन्होंने किया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इथोपिया है, इजिप्ट है। और इथोपिया और इजिप्ट का मैंने स्पेशली नाम इसलिए लिया है कि डिक्लाइनिंग इकोनॉमीज़ बहुत मुश्किल में चल रही हैं हमारी तरह। तो लोग, ईरान भी है उसमें, लोग नए ब्लॉक्स ज्वाइन कर रहे हैं अपने मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए, क्योंकि ब्रिक्स ने विजन ही यही दिया है कि हम रीफल करना चाहते हैं। जो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट है जिसने दुनिया को क्लचेस में लिया हुआ है। हम किधर हैं? हमने कभी कहते हैं हम ईरान से बिजली खरीदेंगे, कभी हम उनके साथ जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उसको कैंसिल कर देते हैं, अभी हमें उसका फ़ाइन भी भुगतना पड़ेगा। वेयर आर वी? हमारे एक जुमला और मलिक साहब के जो ईरान से बिजली, सस्ती बिजली आपने मुझे अभी बताया, 25 रुपए मैं चाह रहा हूँ ज़रा उसके ऊपर भी 2 जुमले ज़रूर बोल। चलो उसमें मैं बोल दूंगा। पहले तो हमने कहा वेयर हुई यार, हमारे हुक्मरान तो सारे उनको पता कोई अमेरिका होते हैं, कोई लंदन होते हैं, कोई फ्रांस होते हैं। वो ये यहाँ पे आते हैं छोटे से टाइम के लिए, जब उनको हुकूमत ठीक हो जाती है, और यहाँ वो बाहर इलाज के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे वेयर हुई यार, हम यहाँ पे दिलीप कुमार है, यहाँ पे देवदास है, क्या और रोए पीटे और राने को 100 में से 100 नंबर। बातचीत जो है ना, ये डॉक्टर खाकान नजीब सुन रहे हैं, नहीं उनसे ज़रूर आप ले लीजिए। हमारा काम ये रह गया कि हमारा वो, क्योंकि मेरी एज याद है ना, मैं शायद जनाब को पता नहीं दिलीप कुमार फिनोमेना क्या। दिलीप कुमार फिनोमेना ये है कि यार हाय मुझे कोई समझने वाला नहीं, हाय मैंने ठीक नहीं होना, हाय मैं खूबसूरत हूँ मुझे को मानता नहीं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, होपलेसनेस। मेरा सवाल ये है कि यार 7000 साल में इंसान ने एक चीज़ सीखी, उसने गलत मतलब सीखा, उसने कहा यार इलेक्शन कराओ, वोट दो, अपनी मर्जी से हुकूमत लगाओ, उसकी परफॉर्मेंस देखो, फिर दोबारा वोट कर दो। ये कि निगरान कहाँ से आ गया मेरी बिजली ठीक करने, ये कहाँ से? ये पूछिए इनसे, डॉक्टर साहब से, कि निगरान के पास कोई सेंस है कि इतने बड़े 3000 अरब को हाथ लगा सकते हैं, डॉलर को संभाल सकते हैं, बिजली सस्ती कर सकते हैं, आईपीपी को निबट सकते हैं? तो मैं अभी चुप कर जाता हूँ। डॉक्टर खाकान, आई एम श्योर आप सुन रहे हैं हमारी बातें। जी मैं समझ रहा हूँ। जी आप कुछ जवाब देंगे? ये आईपीपीज़ में फंसी हुई कौम, और आज हंगामी इजलास भी हुआ, उसमें कौम को रिलीफ देने का कहा गया। ये बातें इतनी पुरानी है जितनी हम सब की एजेस, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कौन एड्रेस करेगा? और आज तक कोई भी सियासी जमात इसको नहीं कर सकी एड्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन एक मेरा मुशाहिदा पाकिस्तान के बारे में ये है कि पाकिस्तान एक बड़े ही कॉम्पिटेंस के क्राइसिस में चला गया है, और पब्लिक सेक्टर में स्पेशली ये क्राइसिस जो है बड़ा आया है। चाहे आप हमारी मिनिस्ट्रीज देखें, चाहे आप हमारी डिविजन देखें, चाहे आप हमारी ये जो सारे अदारे हैं इनको देखें। दूसरा जो इस वक्त एनर्जी का इशू है ना, वो हमारी कॉन्स्टलेशन का इशू है। हम पब्लिक सेक्टर में डिस्कोर्स चला रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर में जेनकोर्स चला रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर में ट्रांसमिशन चला रहे हैं, हम पॉलिसी भी बना रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर को ही अपने ही स्टेट रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेट करना चाह रहे हैं। ये तो है एक कलीदी गुफ्तगू जिसको हमें ठीक करना है। हम कई दिहाइयों की ओमिशंस और कमीशंस, ये दोनों काम, यानी कि हमने कुछ काम जो नहीं किया, यानी कि कभी प्राइवेटाइज नहीं किया इसको। इसी के बरक्स आप देखिए कि मतलब नेगेटिविटी तो ज़रूर हो सकती है, पर पाकिस्तान की मैं आपको 2 कामयाब मिसालें आपके सामने अभी रख देता हूँ। पाकिस्तान का हमने टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया। आपको कभी तकलीफ हुई है कि आपके घर इंटरनेट ना आता हो? ठीक, एक नहीं दूसरी से ले लें, दूसरी नहीं तीसरी कंपनी से ले लें। आपको बैंक एक नहीं पसंद, आप बी पे चले जाएं, बी नहीं पसंद सी पे चले जाएं। बैंकिंग सेक्टर को भी हमने इसी तरह 80% जो है वो निजी शोबे में दे दिया, इंटरनेशनल मनीज भी उसमें फ्लो किए। हम छोड़ नहीं पा रहे एनर्जी सेक्टर को अपनी तहवील से, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, और हम समझ नहीं पा रहे कि इसकी जो कॉन्स्टलेशन है कि मतलब इसके सितारे कैसे बनेंगे अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। तो पहले तो हमें ये काम करना है, और इस पे हमें अगर वाकई ही रिलीफ देनी है इस कौम को तो वो देनी है। अब ये शॉर्ट टर्म में एक मसला खड़ा हो गया,
सो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, पर हमने ये विलिंगनेस का इशू नहीं है, क्योंकि हम सारी जो बोझ है वो डाल रहे हैं विलिंगनेस पे। पहले कोई जब तक मुझे कहे कि एक पर्चा लिखो, पर्चा लिख के मैं उनको कन्विंस करूं कि ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को बनाने के लिए मुझे ये लोग चाहिए, तो ये स्टोरी फिर आगे चले। अब शॉर्ट टर्म में जो इशू खड़ा हुआ है उसको सॉल्व तो करना है ना। मुल्क में एक दिक्कत आई हुई है, एक डिस्कम्फर्ट है, लोगों का भी है, उससे एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, और कोई भी नहीं चाहता कि आज जहां मुल्क खड़ा है, जिसमें हम चाहते हैं सबके इलेक्शन हो और इलेक्शन की तारीख आनी चाहिए, इसमें भी कोई दो आ रहा नहीं है। दोनों आपके हजरात बहुत अच्छी बात कर रहे थे, पर इस इशू को जो शॉर्ट टर्म में सॉल्व करना है, इसका तरीका जो है ना जी, अगेन वही है कि आप थोड़ी सी कॉम्पिटेंट टीम पुट अप कर दें जो IMF से बैठ के ना ये इशू को डिस्कस कर ले कि ये इशू खड़ा हो गया है, और ये खड़ा इसलिए हो गया है कि ये जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं ये पास हो रही हैं। हमने वो ₹7.5 का एक टैरिफ पास किया है, वो समर में पास हो गया है। उस समर में बिलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, हमने GST 1% बढ़ा दिया है, उसके ऊपर एक GST का बोझ आ गया है, हमारे जो एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज है वो भी बढ़ा हुआ आ रहा है। इस सब को जब हम मिलाएं तो हमने प्रोटेक्टेड कस्टमर जो हमारा 200 का है उसको छोड़ दिया। मतलब ये टेक्निकल बातें सब समझते हो, फिर आप फंड के सामने रखिए। और मैं फंड बार बार इसलिए कहता हूं कि मेरे अगर आप 14-18 माह के कितने भी इंटरव्यूज देख लें, आई बीन वेरी क्लियर कि फंड का दामन हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि श्रीलंका की तरफ हम जा नहीं सकते। डॉक्टर खाकान, ये बताइए कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आती है कि आप अपना केस रखें तो सही उन लोगों के आगे जाके, बट व्हाई डू यू थिंक कि क्या किसी ने नहीं रखा होगा? जब ये एग्री कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, साइन करके गई है PDM गवर्नमेंट, इनको नहीं पता था कि ये सब होगा? तो मैडम, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका मैं आपको एक हिस्ट्री का जवाब देता हूँ। पाकिस्तान में ये 23वें प्रोग्राम में है। पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं IMF के साथ। बिल्कुल। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर हमने इतनी तहकीक, इतनी सलाहियत के साथ किए होते तो वो प्रोग्राम हम इनकम्प्लीट ना छोड़ते। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 13-16 का प्रोग्राम था, 2013-16 का। मैं उस प्रोग्राम को पाकिस्तान के लिए एंकर करता था उस सेंट्रल टीम में बैठ के, जहां ये हम प्रोग्राम को एक बिल्कुल जिसे आप कहें प्रोफेशनली चलाते थे। तो मुझे अंदाजा है, और चूंकि मैं इस वक्त इन टच हूँ ना सिर्फ मतलब पाकिस्तान में चीज़ों से, मुझे मालूम है कि बाहर भी हमने क्या निगोशिएट किया है और कितना शायद उस तरह निगोशिएट हम नहीं कर पाए, बिकॉज शायद हमारी ज़रूरत उस वक्त ऐसी थी। कोई बात नहीं, आज भी आप उनसे टेक्निकली निगोशिएट कीजिए। अगर आप 50 अरब की किसी को कोई हेल्प देना चाहते हैं तो दूसरी तरफ रखिए कि 50 अरब जो है मैं रियल एस्टेट से ले लूंगी, मैं बजट में एक इमरजेंसी प्रोविजन है मैं उसको यूज कर लूंगी। मतलब यू हैव टू प्ले योर कार्ड्स वेल एंड देन कम टू मी एंड से कि जी ये चीजें हो रही हैं। ये भी याद रखिए, ये सेंसिटिव लोग हैं जो IMF में बैठते हैं, 10-11 PhDs हैं, 8 घंटे वो पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं। आप भी इसी तैयारी से जाइए, आप उन्हें बताइए कि मेरे पास GIDC में 400 अरब पड़ा हुआ है जो मैंने कलेक्ट करना है, मैं कुछ कलेक्ट कर लाऊंगी, मुझे पहले कलेक्ट कर लेने दीजिए, मैं अगले महीने कलेक्ट कर लूंगी, नहीं करूंगी तो वापस ले लूंगी रिलीफ। राइट। तो इसार राना साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी आपसे सर आज निगरान वजीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज साहब का एक बयान छपा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चलाने के लिए $80 अरब की ज़रूरत है। तो सर ये 9 मन तेल कहाँ से आएगा? ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत माइक्रो लेवल पे गुफ्तगू करता हूँ, और मैं इसलिए करता हूँ कि मैं तो आपको जब तक क्लियरली बता नहीं दूंगा कि पिक्चर क्या है और ऐसी आसान हो कि आपको भी समझ आए। पाकिस्तान की जो इनहेरेंट इम्पोर्ट है ना सर, वो है इस वक्त, अगर मैं खोल दूं सारी इम्पोर्ट और मैं कदगन उठा दूं पाकिस्तान से, जब कदगन उठी हुई थी और ज्यादा हो रही थी तो ये 75-80 अरब पे चली गई थी, जब कदगन लगी हुई थी तो 52 अरब पे आ गई थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो ऑर्गेनिक इंपोर्ट है, यानी कि अगर मैं कदगन लगाए बगैर मुल्क चला रहा हूँ तो ये 70-75 अरब रुपया है, डॉलर है। ठीक, अब आपको पूरे करने हैं 70-75 अरब डॉलर। मैं जरा जनरली पाकिस्तान पे बड़ा बुलिश हूँ, बिकॉज जिस दिन हमने कॉम्पिटेंटली इसको ठीक करना शुरू किया तो इंशाल्लाह 3 साल में ही ये जो नक्शा है हम इसको बेहतर जरूर कर देंगे। दूध की नदियां तो शायद नहीं बह रही होंगी,
अब आपने 70-75 अरब लाने हैं, मुझे बताइए कि 30 अरब की एक्सपोर्ट, 30 अरब की रेमिटेंस, 60 अरब डॉलर तो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। अब अगर आप मुझे ये कहेंगी कि मैं 3-4 अरब डॉलर भी और अपनी रेमिटेंस में नहीं निकाल सकता, तो मैं इस बात को शायद नहीं मानूंगा। अगर आप मुझे ये कहेंगी कि मैं 2-3-4 अरब डॉलर एक्सपोर्ट में नहीं निकाल सकता, तो मैं ये बात भी नहीं मानूंगा। सो असल एफर्ट जो है वो यहाँ आना है। अगर ये आप कर लेते हैं, ये 10-12 अरब डॉलर को आप पूरा कर लेते हैं, तो एक आप इंपोर्ट में एक 5 अरब डॉलर का डेंट बड़ी क्लियरली डाल सकते हैं। इंशाल्लाह इस दफा वीट पूरी आ रही है, हमारी जो कॉटन है वो बेहतर आ रही है। इन दो की इंपोर्ट को तोड़ दें, लेंटल्स की इंपोर्ट को थोड़ा सा संभालें, तो 3-4 अरब का वहां पे डेंट। डॉक्टर साहब इसी से मैं थोड़ा सा आपको समझना चाह रहा हूँ। आपने शुरू में बात की प्राइवेटाइजेशन की। जहाँ तक मुझे याद है कि जब ये मुल्क आज़ाद था, जब वापटा मुझे मेरी अपनी बिजली से अपने पानी से जब बिजली बनाता था तो 1 या 2 रुपए का यूनिट था। तो ये थैंक यू प्राइवेटाइजेशन जब हम डॉलर में चले गए, और थैंक यू बेनज़ीर जिसने ये फॉरेन इंपोर्टेड डॉलर से इंपोर्ट किया। तेल से हम बिजली बनाएंगे, हम गैस से बिजली बनाएंगे, हम कोयले से बिजली बनाएंगे डॉलर में ख़रीद के। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट है, जो आज मेरे पास डाटा था कि 71% हम पे करते हैं उस बिजली का जो हम इस्तेमाल नहीं करते। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की इकॉनमी डॉलर में फ्यूल ख़रीद के बिजली बना के एक सेहतमंद माशरा, सेहतमंद इकॉनमी बन सकती है? हाँ या ना में इसका जवाब दे दीजिए। तो देखें, एक तो देयर इज ऑलवेज अ ग्रे इन द मिडिल, तो मुझे जवाब देने दीजिए। आपने इतना लंबा सवाल किया तो मुझे जवाब भी इसका जो है थोड़ा सा मुख्तरसन मतलब देने दीजिए। मुख्तसर जवाब इसका ये है कि मैं शायद आपसे एग्री कर लूंगा कि अगर आज वापदा ही होता और सारी बिजली पन बिजली ही बन रही होती तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। पर पाकिस्तान ने एक रिफॉर्म शुरू किया, पाकिस्तान ने तो कोई चीज प्राइवेटाइज की ही नहीं। अभी भी सारे डिस्कोज आपके पास ही हैं। अब आपने जो आईपीपी से बिजली बनाई वो इसलिए बनाई कि आपने क्योंकि बहुत अच्छी जिसे कहेंगे तहकीक करके फोरकास्टिंग नहीं की हुई थी। जब भी बिजली की किल्लत हुई तो आपने कहा कि मैं जनरेटर मंगा के एलएनजी पे या मैं जनरेटर मंगा के फ्यूल्स पे, फॉसिल फ्यूल्स पे बिजली बना दूं। असल प्रोसेस ये था जो शुरू हुआ था कि वापदा के बाद एरिया इलेक्ट्रिक बोर्ड आए थे, आपको याद होगा ये जनरल मुशर्रफ के टाइम पे बने थे। फिर इनको कॉर्पोरेटाइज किया गया और ये डिस्कोज बने। जो अगला स्टेप था आप वो छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आईएमएफ में भी जब गए हैं ना तो उन्होंने कोई रिफॉर्म अगर ठीक भी कहा है थोड़ी देर के लिए मान लें, आखिर वो भी समझदार लोग हैं। हमने नहीं की, हमने नहीं किया, बस ये समझ लीजिए। अब दुनिया को छोड़ दें, अपनी स्टोरी आज लिखने की जो है वो आगाज कीजिए और अपनी स्टोरी लिखने के लिए कॉम्पिटेंट लोग जो है ना वो हर सतह पर लाइए और ये नैरेटिव बिल्ड करें पाकिस्तान में कि हमने डेट अपने को संभालने के लिए कॉम्पिटेंट लोग लाने हैं, वो ही संभालेंगे। उनको तनख्वाह देनी है और उनको उसके बाद मीडिया में बदनाम नहीं करना कि यार देखो हम डॉक्टर खाकान को ले आए, हम इसको इतनी तनख्वाह दे रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान, थैंक यू फॉर द ऑप्टिमिस्टिक नोट। पहली बात तो ये कि मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि वो हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह सुन रहे थे और बड़े तहम्मुल से जवाब दे रहे थे। आप यकीन करें आजकल ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है अभी हम भुगतना है हमने आप किसी से सवाल करें और वो आपसे नाराज़ ना हो। तो डॉक्टर खाकान, टॉकिंग टू यू वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे देयर इज़ स्टिल होप। आप नेगोशिएट करें, अपना प्लान लेके जाएं, तो ये हो नहीं सकता कि आईएमएफ वाले, फंड वाले आपकी बात ना सुने। एक चीज़ पे मैं बड़ी क्लियर हूँ राना साहब, जी। ये जो फंड वाले लोग हैं ये ह्यूमनिस्ट होते हैं। आप इनके सामने जेन्युइन पिक्चर रखें, आप सच बोलें, ये हो नहीं सकता ये आपकी हेल्प ना करें। यहाँ से कोई सच बोलता नहीं है, जाके झूठ बोल के आते हैं, यहाँ आके भी झूठ बोलते हैं। अब आप मुझे ये बता दें कि हमने कितना पीटीआई की गवर्नमेंट में सुना था क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, ठीक है, हमने पेट्रोल से हटना है, हमने विंड है पाकिस्तान में, इतना कुछ है, हमने उससे अब बिजली बनानी है। फिर डैम्स बनने शुरू हुए, एक बड़ी वेव थी, सब कुछ। वो किधर गया सब कुछ? देखें,
एक तो आईएमएफ पे हम बहुत ज़्यादा चढ़ाई करते हैं, लेकिन आईएमएफ आप चूँकि इसको ज़्यादा, और मलिक साहब क्योंकि इकॉनमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मैं तो अपने घर का बजट नहीं बना पाता, लेकिन वैसे एहतियातन बात कर रहा हूँ कि आईएमएफ हमें कहता क्या है, व्हाट डज मीन ऑफ प्रोग्राम। वो हमें ये कहता है कि यार तुम्हारा घर तबाह हो गया, तुम्हारे ये खर्चे हैं, इसे कैसे पूरा करोगे। फिर वो कहता है आप ऐसे पूरे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ठीक है ना। वो फिर हम पे है कि हम उस पर कितना अमल करते हैं, ठीक है। लिहाजा हर वक्त आईएमएफ को गाली देना मैं नहीं समझता। वो तो हमें एक ऑक्सीजन देते हैं, चलने का ऑक्सीजन। अब आ जाए आप पीटीआई की तरफ। देखें, पीटीआई के भी 2 साल कोविड के निकाल दें, जिसमें अमेरिका जैसी ताकतवर इकोनॉमी जो थी वो हिल के रह गई थी और वो तबाही के दहाने पे पहुंच गई थी। इटली, फ्रांस, बरतानिया का जो हाल हुआ, इसके बावजूद उस 2 साल के सदमे को झेल गए। आप ज़रा कंपैरिजन करें, मैं कोई कासिम के अब्बू का तर्जुमान नहीं हूँ। उन्होंने जो किया, जिन्ना खादियाँ गाजरा टिड्डोना दे पीड़, जो उन्होंने किया उन्हें भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हैं, ठीक है। लेकिन के कासिम के अब्बू के दौर में डॉलर जो था वो था 186 रुपये, ठीक है। पेट्रोल जो था वो था कोई 125-150 रुपये के करीब। आटा था 70-80 रुपये के करीब, और उस वक्त उस पे जो तूफान था, और चीनी जो थी वो 70-80 रुपये के करीब थी, जिसमें बड़ा ही रोला पड़ा था कि जी ये अच्छा। फिर उसी दौर में वो भी चलते थे वो लंगर खाने, उसी दौर में सराय भी चल रही थी, उसी दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ कार्ड सिस्टम भी शुरू हुआ था, ठीक है। तो वो हुआ तो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बिलावल भुट्टो, ये मौलाना फजलुर रहमान, ये शहबाज शरीफ तो ये कह के आए थे कि ये जो महंगाई है इसे हम ख़त्म करेंगे आके, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कासिम के अब्बू को उसने अगर रियासत से टकराया तो उसको आप कुचल दें, आप उन सब को ख़त्म कर दें, लेकिन उन मुजरिमों को कौन पकड़ेगा जिन्होंने इस मुल्क के अंदर, जैसी भी इकॉनमी थी बेहतर थी, आके उस इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, बल्कि रिकॉर्ड कर्जे लिए, तबाही फैला दी। आज इस तरह नहीं था, जो जिस सूरत से हाल से हम शिकार हैं। मलिक साहब तो मुझे देवदास कह के वो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं ना। तो और वो इंग्लैंड से पढ़ा था, बड़ा अमीर आदमी था। कौन? फिल्म में तो बड़ा खाते पीते कर नहीं, वो एक्चुअली जो देवदास है ना, वो जो उत्तों भी पढ़ा था ना, वो अखीर गरीबा ली सी, ठीक है ना। गुर्बत अंदर थी उसके अंदर गुर्बत कूट कूट के भरी हुई थी, कैरेक्टर था ना, जैसे हमारे हम पढ़ते ना मुताले पाकिस्तान में पढ़ते रहे कि वो हमारे बादशाहों में फयाजी कूट कूट के भरी हुई थी, तो मैं लब दरे के कुट्टी किन्ने सी, लेकिन ये कि चले मतलब उसके अंदर गुर्बत कूट कूट के भरी हुई थी। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर जुनैर साहिबा, गुर्बत का भी मजाक उड़ा दिया है बीच में, अभी और रह क्या गया बाकी। ये मेरे फन का मजाक उड़ाता है। आप कैपिटलिस्ट अप्रोच रखते हैं, आप गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। ये बड़ा सरमायादार। मैं मलिक साहब, आप हमेशा सरमायादार हैं, आपने हमेशा सरमायादारों की बात की है, आपने हम गरीबों के फन का मजाक उड़ाया है और आपकी दौलत ने आपके ऐब छुपा रखे हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दें मलिक साहब। डियर यार, मुझे ख्याल था कि आप दोनों मुझसे मेरी अप्रिशिएट करोगे। मैंने कहा जब मैंने इस मुल्क के पानी से बिजली बनाई, मेरे वापटा ने, मेरी रियासत ने सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज करके, तो मुझे 2 रुपये का यूनिट मिला। जब हमने कैपिटलिज्म के चक्कर में चले गए, जब हमने डॉलर से अपना ईंधन खरीदा और जो हमारा हाल हुआ है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एंड एक छोटा सा आपकी इजाज़त के बगैर करना चाह रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है, इजाज़त दे दें। मैं एक सिंपली गुजारिश करना चाह रहा हूँ अपनी निगरान हुकूमत से, अपने इस प्रोग्राम की, जो हमारी छोटी मोटी सी दुनिया, मैं समझता हूँ कि अभी भी होप है। मैं ये नहीं क्रिटिसिज्म करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ अभी इजलास उन्होंने करना है, तो 2-3 चीज़ें जो मेरे ज़हन में है, अगर आप इधर जा रहे हैं ना सारा, अगर आपका फोकस है कि जो मुलाजमीन को ज़रूर करें आप, तो फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि PIA वाले भी टिकटें लेते हैं, रेलवे वाले भी टिकटें लेते हैं, सबको ख़त्म करें। 200 अरब मैंने आपको बताया था, सिर्फ 4 साल में जो पेट्रोल हमारे सरकारी मुलाजमीन ने, अफसरों ने यूज़ किया 200 अरब, आप सबको रोके, मेरी उस पर इतराज़ नहीं, मगर 3-4 पॉजिटिव चीज़ें। मसलन अगर आप 600 अरब रुपये की बिजली जो होती है वो चोरी रोक लें तो 600 अरब रुपये आपका बचता है। 8 रुपये आपका बड़ी तवज्जो है ना। फिर आपने जो लगाते हैं ना, हमारी तरसील होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें 170 अरब रुपये का हमने नुकसान किया।
800 मैंने आपको दे दी। अब थोड़ी सी, अब अगर आप ज़मीन पे आ जाएं, जो मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा था, हम पाकिस्तानी जो गन्ना हम बनाते हैं ना, हमारी शुगर मिले, उससे जो हम बिजली बनाते हैं 18 रुपए की बनती है। ये आपके लिए अच्छी खबर होगी। हमारा ईरान जो हमसाया मुल्क है वो हमें 25 रुपये का यूनिट दे रहा है। वो अमरीकी पाबंदियों पर हम नहीं, एक बहस हो जाएगी, या वहाँ से ट्रांसमिशन का मसला है, सुनती जाए। मैं आपको सस्ती बिजली, वजह से नहीं ले रहे, वो थोड़ा सा लग उसको कर ले। एटमी बिजली जो आप बना सकते हैं 18 रुपए से बनाते हैं। आप पानी से अगर बिजली बनाए, जो अल्लाह, ये पाकिस्तान दुनिया का खुश नसीब तरीन मुल्क है, इसका सर जो है ना वो हिमालय है। यानी कि सर अगर आप स्कर्दू से शुरू कर रहे हैं तो पाँव मेरा सिंध है, जहाँ पे दरिया ख़त्म होता है। यानी कि अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को 32,000 फुट से पानी शुरू होता है और ज़ीरो होता है, यानी कि हर फुट पे आप डैम बना सकते हैं। तो 5 से 6 रुपये का यूनिट, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये 70-60 रुपये का जो यूनिट आपने जो अजाब हम पे डाला हुआ है डॉलर में, वो पेट्रोल लेके, फर्नेस लेके, कोयला लेके। आज एक अच्छी और ख़बर सुन लें, थर कोयला जो पाकिस्तान का अपना है, उससे 22 रुपये का यूनिट बना है। तो मैंने आपको 6 ऐसी चीज़ें बता दी हैं जिससे आप इंसानी किस्म की बिजली बना सकते हैं। आर वी बैक टू पॉलिटिकल विल? पॉलिटिकल ये अब की कमी हुई ना, अब राना की फिर बारी कमी है ना, किस मैं चीज़ की? काफ़ी टाइम अच्छा, ये तो वैसे हर उम्र के बच्चे से पूछ लें आप, वो यही पढ़ता है कि पाकिस्तान के पास ये भी है, वो भी है, फलां भी है, ढमकान भी है। अगर ये सब है तो इसमें से कुछ निकल क्यों नहीं रहा? देखिए, मेरे अजीम लीडर, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, जनाब खादिम आला शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने हमें एक ज़िंदगी का पैटर्न दिया, और के गुलामों के पास चॉइस कोई नहीं होती। रिकॉर्ड एक हमारा, हम नहीं निकाल सकते। आपको याद है कासिम के अबू बड़े एक्साइटेड थे कि समुंदर से पेट्रोल निकल आया, और उन्होंने ऐलान करना था और अचानक ऐलान नहीं किया था, तो किसने नहीं करने दिया था? ठीक है, दुनिया के सब तांबे के ज़खायर सबसे ज़्यादा हमारे पास, कोयले के ज़खायर हमारे पास साउथ अफ्रीका जितने, ठीक है, कौन नहीं निकालने देता? हम इस बात पे बड़ी तालियां मारते हैं, ग्वादर को चीन ने डेवलप कर दिया, तो फिर फिटे मुँह साडा, हमने क्या किया? हम किस जोग हैं? आज तक पिछले 50 साल में कोई एक साइंसदान हमने पैदा किया जिसको हम रोल मॉडल बना के कहें कि इसने हमारे मुल्क के लिए ये कर दिया? आज तक 18,000 साइंसदान इंडिया के सिर्फ स्पेस पे काम कर रहे हैं। 18,000 साइंसदान कर रहे हैं, तो उनके नीचे अमला कितना होगा? हम 1.5 अरब के लिए नाक रगड़ रहे हैं IMF के। वो 1.5 अरब जो है सालाना उनका खर्चा है उनके स्पेस प्रोग्राम का। कौमें हमें तरक्की कर जाती हैं, कौमें हमें हीरो बन जाती हैं। हम अपने एक दाना अपनी मर्जी से वहां नहीं निकाल सकते। क्यों गैर मुल्की कंपनियों को कह रहे हैं आए जी निकालें? क्यों कह रहे हैं जी तेल तलाश करें? 75 साल में वो इसलिए कि हमारे पास वो मशीनरी नहीं है जो वो सब कर सके। क्यों नहीं है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास ऑयल तो आ गया था रशिया से, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास रिफाइनरी नहीं है उसको रिफाइन करने के लिए। मैंने प्यूटन साहब को बाकायदा मैसेज किया, मैं कहा सानू माफ कर दिओ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ तेल भेज के सस्ता कराता ना पाकिस्तान ਵਿੱਚ, जब ਤੁਸੀਂ 2 जहाज होर भेजते ना तो ਅਸੀਂ ਤੇ मर जाना है। मैंने कहा भाई आप हमारी तरफ से मर गए और हम आपकी तरफ से मर गए। बात यह है कि जब हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अपने वसाइल खुद अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकें। इस 75 सालों में 23 प्रोग्राम लिया IMF से, जिन लोगों ने लिए, जिन के दौर में, जरदारी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में 13 के 14, नवाज शरीफ के दौर में 4, ठीक है, आप एक बनाए कमीशन। जिन दौर में IMF से कर्जे लिए गए उस दौर में हुक्मरानों के असासे क्यों बढ़ गए? हम गरीब क्यों हो गए? मेरा बच्चा पैदा होते क्यों लाखों रुपए का मकरूज है? तुम्हारा बच्चा जो इंग्लैंड में बैठा हुआ स्ट्रॉबेरी खाता हुआ दरियाए टेम्स के किनारे और खरबोपति है, और वो मेरे सब पासपोर्ट को उठा के ऐसे मारता है, कहता है मैं इसको कबूल ही नहीं करता। और आप कहते हैं मैं नेल्सन मंडेला हूं, मैं तो इनकलाब लेने आया हूं, लाने के लिए आ रहा हूं, मैनू आन नहीं देंगे। जब तक हम ये डमी चाबी वाले बावे अपने सरों के ऊपर कायम रखेंगे यही होगा। जब तक ग्रास रूट लेवल से क़यादत नहीं उभरेगी तब तक यही होगा। जब तक ऊपर बैठे हुए आदमी को ये नहीं पता होगा ना, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस पाकिस्तान में, शुगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, ये सारे स्ट्रेस लेवल है ना जी। क्यों है? ये जो बात कर रहे हैं राना साहब, उससे हुआ ये कि फिनोमेना एक ऐसा क्रिएट हो गया जिसमें गरीब के अंदर एक सेंटिमेंट है कि अगर कोई अमीर है तो वो मेरे हिस्से का खा के अमीर हुआ है।
अब उससे हुआ ये कि एक वो हैव्स और हैव नॉट्स की जंग भी स्टार्ट हो गई है और उसको फिर पोलिटिसाइज कर दिया गया। उसके बाद हम रिजल्ट्स और विजुअल्स और वीडियोस ये देखते हैं कि कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, और वो सारे अपने मकासद के लिए एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। किसी के भी एट द हार्ट ऑफ देयर सिस्टम ये नहीं है कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करें। एवरी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज़ डूइंग दैट। तो फिलहाल तो मसला ये है कि हम सिर्फ ये बिजली के बिलों के मामले में ही लीडरलेस सड़कों पे नहीं हैं, हम वैसे भी एक लीडरलेस नेशन हैं और फिर दुनिया हमें वैसे ही ट्रीट कर रही है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा सा इसी को गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे साथ ये जो सलूक बाकी की दुनिया तो करती है, कि जिन पे हमने इतने एहसान किए हैं वो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और चाहे एशिया कप हो, चाहे कोई लीग मैच हो, अफ़गानिस्तान खेलों में तो आ गया है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अभी तक मुझे लगता है उनको ना तो उसकी ट्रेनिंग मिली है, ना किसी ने ऑफ़र की है, और कोई उन्हें ऑफ़र करे भी क्यों, क्योंकि जिस जिस शोबे में उनको हेल्प करने के लिए जिन जिन ममालिक ने जो जो ऑफ़र्स किए हैं उसमें पाकिस्तान सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा होस्ट कर रहे हैं हम अफ़गान रेफ्यूजीज़, और आज से नहीं, पता नहीं कब से। अफ़गान वॉर में जो हमने उनके साथ अचीवमेंट्स मिल के हासिल की, वो एक शेयर्ड हारमनी के साथ एक अचीवमेंट होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। जैसे ही US इवैक्यूएशन हुई है उसके बाद TTP इज़ बैक टू स्क्वायर वन। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी का शिकार है, और वो दहशतगर्दी सिर्फ हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं है, वो अब मैदानों में जो हमारे हमले हो रहे हैं क्रिकेटर्स के ऊपर उसमें भी नज़र आने लग गई है। आई एम विटनेस टू दिस थिंग कि ये जो अफ़गान मेंटालिटी है ये इतनी एंटी पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। चाहे आप किसी कैब ड्राइवर से बात करें, चाहे आप कहीं मैच देखने चले जाएं और वहाँ अफ़गान ऑडियंस हो, वो आपका साथ नहीं देंगे, वो इंडियंस का साथ देंगे। तो ये हमारी जो मिसप्लेस्ड जजमेंट है, फॉरेन पॉलिसी का फ्लॉ है कि हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं करते। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तक तो आ नहीं रहा उन लोगों में, तो हमने उनको रखा हुआ क्यों है? मेरे लिए ये भी फिर अफसोस होता है बार बार लगता है जैसे हम बहुत ही क्रिटिसिज्म करते हैं। देखिए हम दुनिया जो है ना वो कहते हैं रियलिटी से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन से चलती है। मैं भी ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, मैंने भी इनसे थोड़ा सा महाजरीन से भी मिला हूँ, फ़ानों से भी मिला हूँ, तो इतनी अफसोस हुआ मुझे जान के। मेरे अंदर भी यही बड़ा प्राइड था कि यार दुनिया की, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है ना, इस पर तो कोई लंबी बहस नहीं। ये इस सदी की सबसे बड़ी आपने हिस्ट्री बनाई है, आपने इतने बड़े महाजर रखे, मगर एक थोड़ी सी एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड, दूसरा हमारा अपना फ्लॉ। हिस्टोरिक बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान को जिसने अपोज किया था यूनाइटेड नेशन में, वो सबसे पहले अफगानिस्तान था कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो एक हिस्ट्री है, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। एक तो वो आपका हिस्टोरिक था। दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारी जो परसेप्शन थी ना, हमने जो उन पर एहसान किया या उनको घर लेके दिया, हमने उनको जुबान सिखाई, बल्कि क्रिकेट भी पाकिस्तान का तोहफा है। इनमें जो हमारे कोचेस गए वहाँ पर नहीं, कोचेस नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे क्रिकेट सीखा। मगर हुआ क्या, जो अंदर की बात है, वो जो मैं समझता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इस पे आप साइंटिफिकली स्टडी भी कर सकते हैं कि भारत ने एक कंसिस्टेंटली, ख़ास तौर पे शुमाली तहाज जो था ना, एक बहुत जहरीला प्रोपोगंडा रखा पाकिस्तान के बारे में कि देखें जी वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े घर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ी हैं, वो सारी अफ़गानिस्तान की लड़ाइयों का नतीजा, ये इंटरनेशनली आपको बेचते हैं। तो मेरा हाल है हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हमने भारत का तो मुंह तोड़ जवाब क्या देना था, हम अपने आप को नहीं समझा सके। हम अपने अंदर जो लोग थे जिन्हों को हमने बच्चों की तरह रखा, हमने उनको स्कूल दिए, हमने उनको पढ़ाया, हमने उनको पर्शियन के भी सिखाई, पश्तो भी सिखाई, अपनी उर्दू भी सिखाई, उनको क्रिकेट भी सिखाया, 3-4 जनरेशन बन गई। यहाँ से वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, दुनिया में चले गए, अपने मुल्क वापस चले गए, सारा कुछ हुआ, मगर हमें समझ ही नहीं आई कि दुनिया, ख़ास तौर पे जो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है। अगर अब भी देखें, मैं वो जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, मैं आपने जो बात की दुनिया में, आप देख लें आपकी जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का 4था नंबर है नीचे से, हेल्थ में हम सबसे नीचे हैं, 2 मुल्कों से ऊपर हमारी लो जो प्राइमरी एजुकेशन है। तो मेरा हाल है हमें अपनी परसेप्शन पे काम करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा हम एक नॉर्मल कंट्री हैं, हम हेल्दी कंट्री हैं, हमने दोस्त अपने हमसायों की, मुसलमानों ने की इसी से मदद की है, हमारा कोई बिजनेस नहीं था, हम ये समझा ही नहीं सके दुनिया को। राइट, आप कैसे देखते हैं? इतना अरसा हमारे पास रहे, अभी तक रह रहे हैं, नस्लें जवान हो गई हैं, एंड ऑन ग्राउंड कहते हैं हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते बिकॉज यहाँ जैसे मौक़े हैं उनके पास, वो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान में नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सेंटिमेंट्स, तो वो इतने हॉस्टाइल।
देखिए मैं ये समझता हूँ कि सारे जो अफगान हैं वो इस तरह के नहीं हैं, उनमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी हैं। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस लेकिन जो विजुअल्स क्रिकेट के मैदान में नजर आते हैं वो तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उस पर कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि इसका मुश्किल मौके पे हम कोई एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करें जो हमें ऑलरेडी अफ़गानिस्तान से फेस करनी पड़ रही है। वहाँ से वो आते हैं, आके यहाँ पे दहशतगर्दी के हमले करते हैं, वापस चले जाते हैं। हम बारहा उन्हें ये बात समझा चुके हैं कि आप ऐसा ना करें। पाकिस्तान वो मुल्क था जब ये तालिबान की हुकूमत आई, कोई उन्हें तस्लीम नहीं कर रहा था। अचानक सर्दियाँ आ गई और वहाँ पे बच्चों के अमवात का खदशा था, तो पाकिस्तान ने मेडिसन और खुराक वहाँ पहुँचाई। ठीक है, हम उनके साथ हर दौर में खड़े हुए। ये जो फजल हक बॉलर है, इसने आउट जो कि इसे कहते हैं मैन कटिंग क्रिकेट के टर्म में, और ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जायज़ होने के बावजूद गैर इखलाकी होती हैं। ठीक है, मुझे याद है कि कर्टनी वाश पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज़ का मैच था, वर्ल्ड कप और मैच हारने के बाद वो वेस्ट इंडीज़ ने बाहर हो जाना था, तो और एक खिलाड़ी रह गया था। तो सेम यही पोजीशन में अब्दुल कादिर सामने था। जब वो वाश वहाँ पहुँचा तो हमारा लड़का बाहर निकल गया, मलिक साहब, तो वो रुक गया, रुक के उसने किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं। और मुझे आपको काटना पड़ेगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन बहरहाल हमें परसेप्शन पे तो काम करना ही पड़ेगा, हमें अपनी रियलिटी पे भी काम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर सारे फ्रंट्स पे हम बुरे हालत पे पहुंचे हुए हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो इंट्रोस्पेक्शन बनती है, सिर्फ अपनी तारीफ हर वक्त नहीं की जा सकती। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।